एक्सेसिबल विजन सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। इनकी शुरुआत कब हुई, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आज हम इनके बारे में जानेंगे और बात करेंगे। शुरुआत करते हैं और पहले जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, जिन्हें हिंदी में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, ऐसे प्रोटेक्टेड लैंड एरियाज होते हैं जहां पर प्लांट्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले ट्राइबल पीपल और उनके ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और जो ट्रेडिशनल बिलीव्स होते हैं उनका कंजर्वेशन किया जाता है। सरल शब्दों में कहें, बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले इंसानों और उनकी जीवन शैली का संरक्षण किया जाता है। एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मुख्य तौर पर एक या एक से अधिक वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान मौजूद होते हैं। एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व 3 भागों में बटा होता है: कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया। कोर एरिया मुख्य एरिया होता है। इसी क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य मौजूद होते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक वन्य जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है। यह नो एंट्री जोन होता है, मतलब यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि और छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर वन्य जीवों और वनस्पतियों को प्राकृतिक संरक्षण दिया जाता है और उन्हें फलने फूलने दिया जाता है प्राकृतिक ढंग से। दूसरा होता है बफर एरिया, बफर क्षेत्र। यह कोर एरिया के चारों ओर का इलाका होता है। यहाँ पर सीमित गतिविधि की अनुमति होती है। मछली पालन, अगर किसी बायोस्फीयर रिजर्व में नदी या तालाब है तो मछलियों को पकड़ने की अनुमति होती है। पशुओं को चराना भी इसमें शामिल होता है। पर्यटन और वैज्ञानिक और शैक्षिक अनुसंधान इसमें शामिल होते हैं। पर इन्हीं गतिविधियों में एक शर्त शामिल होती है कि पर्यावरण को कम से कम या ना के बराबर हानि पहुंचनी चाहिए। ये हो गया बफर क्षेत्र। अब बात करते हैं तीसरे क्षेत्र की, जो है ट्रांजिशन एरिया, जिसे संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी इलाका होता है। यहाँ पर इंसान अपने गांव बसाते हैं, मतलब यहाँ पर आदिवासी लोग अपने गांव बसाते हैं, अपने जीवन शैली का निर्वाह करते हैं और कृषि करते हैं, वो भी सस्टेनेबल रूप में, सतत रूप में। मतलब ऐसे कृषि का पालन करते हैं, ऐसी कृषि का पालन करते हैं वो जिससे पर्यावरण को कम से कम हानि पहुँचे। तो हमने अब जान लिए हैं बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, हमने इसके बारे में जान लिया है। आपको पता है भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं जो कि कई बार हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जिनका कुल क्षेत्रफल है 91,425 वर्ग किलोमीटर, 91,425 स्क्वायर किलोमीटर। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.78% है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, जो साल 1986 में बना था। सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इसे साल 2011 में बनाया गया और यह भारत का सबसे नवीनतम यानी 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व, जो 12,454 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह गुजरात में स्थित है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 765 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक विशेष बात, कहीं कहीं पर आपको नो क्रेक
बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व। पर आधिकारिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, जो हमारी सरकार की जो आंकड़ों में है, हमारे सरकार के आंकड़ों में है, उसके अनुसार हमारा डिब्रू शेखोवा जो कि असम में है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। यह हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में स्थित है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। सबसे पहला भारत का समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है। यह केवल भारत का ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया का भी पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि समुद्र में है, समुद्री जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसे साल 1989 में बनाया गया था। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कब से हुई। बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहले हमें जाना होगा साल 1970 में। साल 1970 में यूनेस्को के 16वें जनरल सेशन में यानी 16वें सामान्य सम्मेलन में बायोस्फीयर की अवधारणा सामने आई और फिर यूनेस्को का मतलब होता है UNESCO, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका अर्थ है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। 1971 में यूनेस्को ने अपना मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया। इसका मुख्य कारण था मानव और प्रकृति के संबंध को समझना वैज्ञानिक दृष्टि से, कि मानव किस प्रकार से अपने आसपास के पर्यावरण को प्रभावित करता है और उसके आसपास का पर्यावरण प्रकृति मानव को कैसे प्रभावित करती है, मानव के जीवन पर कैसे असर डालती है। इनके सह अस्तित्व को समझना इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था। साल 1976 तक यूनेस्को ने एक वर्ल्ड नेटवर्क स्थापित किया, जिसमें उस समय 57 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल थे। आज इनकी संख्या 784 हो गई है, जो 142 देशों में फैले हुए हैं। आज इनकी संख्या 784 है, 784। याद रखना, कभी भी कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में आज कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। तो इनकी संख्या है 784, 784, 784 इनकी संख्या है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत के विभिन्न बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। आज हम पहले 10 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे, क्योंकि 18 की बात करूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पहले हम 10 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे। इससे पहले आपको बता देता हूँ कि यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। सबसे नवीनतम इनमें है कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो हिमाचल प्रदेश में है। इसे 2025 में शामिल किया गया था। बात करते हैं भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व की। यह बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसे साल 1986 में बनाया गया था। यूनेस्को के मैब प्रोग्राम का हिस्सा यह 2000 में बना, सन 2000 में बना मतलब। और यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में हमें बांदीपुर, मुदुमलाई, वायनाड और साइलेंट वैली जैसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य मिलेंगे। यह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पश्चिमी घाट की जैव विविधता का केंद्र है। यह अपने अनोखे जीव और दुर्लभ प्राणी जैसे नीलगिरी तहर और लायन टेल्ड मकाक, शेर जैसी पूंछ वाले बंदर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और शोला वन मिलेंगे। यहाँ पर बांदीपुर और नागरहोल जैसे
प्रमुख बाघ अभयारण्य भी मिलेंगे। ये हो गया हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब बात करते हैं भारत के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व की, जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपको नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। इसे साल 1988 में बनाया गया था और यूनेस्को के मैब प्रोग्राम का हिस्सा यह साल 2004 में बना। यह हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित एक अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र है, एक यूनिक इकोसिस्टम है। इस क्षेत्र में हिमालयी काला भालू, हिम तेंदुए और कस्तूरी मृगों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर आपको अल्पाइन और रोडोडेंड्रोन के जंगल मिलेंगे। यह विविध प्रकार की जड़ी बूटियों और फूलों का घर भी है। तीसरे बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। यह मेघालय में स्थित है। यहाँ पर आपको नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। इसे साल 1988 में बनाया गया था और 2009 में इसे यूनेस्को के मैब प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा हिस्सा है। यह रेड पांडा यानी लाल पांडा का मुख्य आवास है। यहाँ पर आपको एशियाई हाथियों का भी काफ़ी जमावड़ा मिलेगा। यह क्षेत्र घनी पहाड़ियों और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से घिरा हुआ है। बात करते हैं चौथे बायोस्फीयर रिजर्व की, जो कि है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। इसे साल 1989 में बनाया गया था। यह तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का पहला समुद्री जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर आपको मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। इस बायोस्फीयर रिजर्व में समुद्री गाय, जो कि एक लुप्त प्राय स्तनधारी जीव है जिसे डुगोंग कहते हैं, इसका संरक्षण किया जाता है। यह क्षेत्र 21 चट्टानों से घिरा हुआ है, 21 द्वीपों से घिरा हुआ है। यहाँ पर मूंगे की चट्टानों और मैंग्रोव का समृद्ध जाल है। यह भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ पर आपको 21 द्वीप मिलेंगे, चट्टानें नहीं, 21 द्वीप। और मूंगे की चट्टानों को इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पांचवें बायोस्फीयर रिजर्व की। पांचवा बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर आपको सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। यह साल 1989 में बना था और इसे 2001 में यूनेस्को के मैब प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। मन्नार की खाड़ी भी साल 2001 में यूनेस्को के मैप प्रोग्राम का हिस्सा बना था। मैंने आपको शायद ऊपर नहीं बताया है, तो यहाँ बता देता हूँ। मन्नार की खाड़ी भी साल 2001 में यूनेस्को के मैप प्रोग्राम का हिस्सा बना था और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी यूनेस्को के मैप प्रोग्राम का हिस्सा साल 2001 में बना था। यह बायोस्फीयर रिजर्व विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का मुख्य आवास है। यहाँ पर खारे पानी के मगरमच्छ भी आपको मिलेंगे। वनस्पतियों में यहाँ पर सुंदरी के पेड़ों की अधिकता है, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन रखा गया। यह गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है और यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल भी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठे बायोस्फीयर रिजर्व की, जो कि है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। यह असम में स्थित है। इसे भी साल 1989 में बनाया गया था और यह अभी तक
यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, मतलब यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत अभी ये आया नहीं है। यहाँ पर आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। नाम याद करने में आसानी होगी। मानस बायोस्फीयर रिजर्व में मानस राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। यह भूटान की सीमा के पास स्थित है, हिमालय की तलहटी में। यह अपने गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉक जैसे जीवों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र के बीचों बीच से मानस नदी, जो कि एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वो गुजरती है। यहाँ पर आपको घास के मैदान और अर्ध सदाबहार वन मिलेंगे। यहाँ पर बाघों और हाथियों के साथ साथ गेंडों का संरक्षण भी किया जाता है। 7वां बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूहों पर स्थित है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पर यह स्थित है। यहाँ पर आपको गलाथिया और कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। इसे साल 1989 में बनाया गया था और साल 2013 में इसे यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया। यह भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी बायोस्फीयर रिजर्व है, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट आपको इसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मिलेगा। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावनों से घिरा हुआ है। यहाँ पर खारे पानी के मगरमच्छ, विशाल केकड़े, निकोबारी मेगापोड जो कि एक पक्षी है, और समुद्री कछुए मिलेंगे। और समुद्री कछुओं के अंडे देने का यह क्षेत्र प्रमुख स्थान है। यहाँ की वनस्पति दक्षिण पूर्व एशिया और इंडोनेशिया से मिलती जुलती है। बात करते हैं 8वें बायोस्फीयर रिजर्व की, जो कि है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। यह ओडिशा में स्थित है। इसे साल 1994 में बनाया गया था और साल 2009 में इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम में यह 2009 में शामिल हुआ। यहाँ पर आपको सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और कुलदीहा सेंचुरी मिलेगी। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह बाघों और हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। यहाँ की आदिवासी संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। यहाँ पर सुंदर झरने जैसे बरेही पानी आपको मिलेंगे। यह स्थान वनस्पतियों में साल के वन, रेड सिल्क कॉटन और विविध प्रकार के ऑर्चिड्स, जो कि एक फूलों का प्रकार है, ठीक है, फूलों की किस्म है ऑर्चिड, उनसे घिरा हुआ है, उनका घर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व की। यह बायोस्फीयर रिजर्व भी हमारा असम में है। इसे साल 1997 में बनाया गया था और यह भी अभी तक यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ है। अभी तक हमने असम के 2 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा है जो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल नहीं है, मानस और दिब्रू सेखोवा। यहाँ पर आपको दिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों के किनारे पर स्थित है। यह एक दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर जंगली घोड़ों और सफ़ेद पंखों वाली लकड़ी की बतख, जिसे इंग्लिश में वाइट विंग वुड डक बोलते हैं, यहाँ पर मिलती है। इसी क्षेत्र में ये मिलती है भारत के। इनका संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर वनस्पति में आपको बैत के झाड़, जिसका उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है, अर्धनम और अर्ध सदाबहार वन, मोइस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के 10वें और अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व की, जिसका नाम है
देहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे साल 1998 में बनाया गया था और यह भी अभी तक यूनेस्को के मैप प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर आपको माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। यह बायोस्फीयर रिजर्व पूर्वी हिमालयों का हिस्सा है। यहाँ पर दुर्लभ जैव विविधता मिलती है आपको। यह क्षेत्र मिश्मी कातीन जो कि एक बकरी और भेड़ की प्रजाति से मिलता जुलता है, मतलब दिखने में या वजन में यह गाय से भी भारी है। इसका वजन 300 किलोग्राम है, पर अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह बकरी और भेड़ की प्रजाति से मिलता हुआ है। ये मिलते हैं और हिमालयी काला भालू और कस्तूरी मृगों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ की ऊंचाई में काफ़ी अंतर होने के कारण यहाँ पर आपको अल्पाइन और उष्णकटिबंधीय यानी अल्पाइन और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे और यह विविध प्रकार की जड़ी बूटियों का केंद्र भी है। आज हमने 10 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जाना है और आशा है आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।